नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी वणक्कम। आप सभी को ऑर्डिनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे स्टार अंकित शाह फिर से वापस आए। देखिए कितने दिन बाद वापस आए। इनको इतने बिजी हो गए हैं कि इनसे ना अब लिटरली अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है मुझे, बट नॉनदलेस वेरी फेवरेट स्टार ऑफ माइन, अ फेवरेट गेस्ट ऑफ माइन, अंकित शाह। और मुद्दा है इजराइल का, बट फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बिकॉज अंकित इज नोन फॉर गेटिंग वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। सो अंकित, ओवर टू यू। कि इजराइल हमास का जो चल रहा है, आप इस पे एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव रखने वाले हैं। उसके साथ साथ आप कह रहे थे अभी ऑफ द रिकॉर्ड, ताइवान, पीओजे के, क्योंकि मैं पीओके नहीं बोलती, मैं पीओजे के, एंड ऑल्सो यूक्रेन एंड रशिया। ओवर टू यू अंकित जी। हाँ, तो गायत्री जी, हमें पहले ये समझना है कि लास्ट 50 इयर्स का जो डॉलराइजेशन का प्रोसेस था, उसमें जो पूरा एक स्कीम जो चला है, जिसमें एक बकेट ऑफ नेशंस को सैंक्शन किया जाता है और बाजू वाले बकेट को पैसे और आर्म्स दिए जाते हैं। तो लास्ट 40 इयर्स में आपने देखा है कि कैसे यूरोप खड़ा रहता है रशिया की बॉर्डर पे, रशिया खड़ा रहता है चाइना की बॉर्डर पे, चाइना खड़ा रहता है भारत की बॉर्डर पे, भारत खड़ा रहता है पाकिस्तान की बॉर्डर पे, अफगानिस्तान खड़ा रहता है पाकिस्तान की बॉर्डर पे, राइट। ईरान खड़ा रहता है अफगानिस्तान की बॉर्डर पे और इराक खड़ा रहता है ईरान की बॉर्डर पे। तो लास्ट 50 इयर्स का जो डॉलराइजेशन का प्रोसेस था, जिसमें हर एक देश को बोला गया, देखो तुम्हारा बाजू वाला चोर है और उसको हम सैंक्शन करेंगे, और बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये होता है कि आप यूएस डॉलर के साथ जाओगे, बिकॉज यू आर इन अलायंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 40-50 इयर्स का पूरा एक डॉलराइजेशन का साइकिल चला, जो अब एंड होने को है। तो सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी का जो लास्ट 400 साल का, मतलब अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट निकालोगे, तो ब्रिटिशर्स जब लैंड हुए सूरत में, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की सूरत पोर्ट पे, दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पाउंड एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी फॉर्मूला। ठीक है। तो 400 साल की वो साइकिल एंड होने को आ रही है। तो जितने भी हॉटस्पॉट्स क्रिएट किए गए थे, चाहे वो पीओके हो, यूक्रेन हो, ताइवान हो, और इजराइल और ईरान के बीच का टसल हो, ये चारों जो हॉटस्पॉट्स हैं अब क्लोजर की ओर जा रहे हैं। तो पहला आपने यूक्रेन में देखा, कोई बुट्स ऑन ग्राउंड नहीं बेचे गए, राइट। तो वेस्ट ने, किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, खाली सप्लाईज दी हैं और कैश दिया है। ठीक है। तो किसी को भी अगर आप पूछ लो कि क्या आउटकम आना है, बहुत क्लियर है कि एक बड़ा ज्योग्राफी का चंक जो है वो रशिया के पास चला जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। ठीक। दूसरा आप देखोगे, जो पीओके होना है और या ताइवान पे जब होना है, तो ये दोनों भी पॉकेट्स रिवर्स होंगे। और जो अभी ये जो हमास वाला जो पूरा इशू क्रिएट हुआ है, तो बहुत सीधी बात है कि कुछ ही गैप के बाद ईरान के ऊपर, इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्यवाही होगी। तो पहले दिन जब ईरान ने सेलिब्रेट कर लिया, और फिर दूसरे दिन आया रिजेक्शन के, ना ना, हम, हमारा इसमें कोई रोल नहीं था। तो उन्हें भी समझ में आया कि क्या चल रहा है। तो मैं नहीं मानता कि ये जो भी हमास का जो टेरर अटैक हुआ था इसराइल में, मुझे नहीं लगता कि ये इंटेल या सिक्योरिटी फेलियर था। हो सकता है इंटरनली किसी एलिमेंट का ये हो कि ट्रीजन का एक्ट हो, कि वो नेग्लेक्ट किया गया, या वहां वहां पे फोकस नहीं किया गया वो सिक्योरिटी एरिया में, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिसको हम फॉल्स फ्लैग अटैक बोलते हैं डिफेंस की टर्मिनोलॉजी में, कि थोड़ा सा कुछ होने दो एंड देन वी विल बी एबल टू रिएक्ट, और फिर हो सकता है ब्लो आउट ऑफ प्रपोर्शन हो गया, शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं सोचा होगा। तो मुझे लगता है कि ये सिक्योरिटी और इंटेल फेलियर नहीं हो सकता, बिकॉज अगर अगर तो मोसाद की इफेक्टिवनेस पे अगर आप क्वेश्चन मार्क डालो, वैसे तो कोई डाल ही नहीं सकता, पर अगर आप डालो, तब भी अगर सीआईए ने भी कुछ नहीं पकड़ा कि इस प्रकार का मैसिव प्रिपरेशन हो रहा है, तो मुझे तो बड़ा डाउटफुल लगता है। ठीक। बट सबसे बड़ी सीखने वाली बात यह है कि पूरा उनका अपोजिशन जो है वो नेतन्याहू के साथ खड़ा हो गया। इनफैक्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो
ज्वाइन कर लिए फोर्सेस को एज अ रिजर्व जो सेक्शन होता है उसमें। ठीक, तो ये कुछ हमारे ऑपोजिशन पार्टीज वालों ने सीखना चाहिए यहाँ से, बजाय इसके कि प्रूफ मांगना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आई थिंक ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, अब इजराइल जो है वो पूरा डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेगा। और इसी के साथ, क्योंकि हम जानते ही हैं, मैंने जितने भी पिछले टॉक्स दिए हैं आप जानते हैं, डी डॉलराइजेशन और डी रेडिकलाइजेशन दोनों पैरेलल चलता है। तो उसी थीम में बैंक ऑफ इजराइल ने $30 बिलियन जो है वो सेल करने का घोषणा किया है। तो बहुत क्लियर है कि दोनों प्रोसेस साथ में ही चलेगा। और ये जो पूरा भारत का कॉरिडोर है, जो भारत से स्टार्ट होता है यूएई के पोर्ट्स पर, यूएई पोर्ट से फिर सऊदी अरेबिया पूरा इंटरनली कनेक्ट होगा विद द रेल रूट्स, और फिर वहां से हाइफा पोर्ट इजराइल का, वहां से ग्रीस के पोर्ट्स, और फिर यूरोप। ये जो पूरी कनेक्टिविटी की बात हो रही है, जिसमें हम बताते हैं कि 400 साल का रिवर्सल, मतलब जब वो यूरोप के नेशंस हमें जब ढूंढते हुए आए थे कि ये कौन सी मेड इन भारत ब्रांड है जो इतना एक्सपेंसिव स्पाइसेस और टेक्सटाइल देती है, ठीक 400 साल पहले। तो वापस हम वही रिवर्सल की ओर जा रहे हैं, जहां पे नेक्स्ट डिकेड में हमें मेड इन भारत ब्रांड को उतना एक्सपेंसिव बनाना है कि बाकी का वर्ल्ड जो है उसका खाली एलिट सोसाइटी जो है सेक्शन का, वो ही परचेज कर पाए। तो अगर लेटेस्ट आईफोन भारत में बनेंगे तो ना सिर्फ पहले भारतीयों के हाथ में होंगे, बट बाहर का ओनली जो रिच वर्ग है, जो पैसे वाला वर्ग है, खाली वो ही मेड इन भारत परचेज कर पाएगा। तो ये है 400 इयर्स का रिवर्सल जो हम एम कर रहे हैं। अब इसी के अंदर एक दूसरा जो है 1000 इयर्स के रिवर्सल की बात है, जहां पे हम बोल रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन के साथ पैरेलल में डी कोलोनाइजेशन चलेगा। तो उसी में जो मैंने बात रखी है कि काबा जो है और गुजरात का सोमनाथ सेम लाइन और लेंथ में आता है, बिल्कुल वैसे इजराइल का जो टेम्पल माउंट है और हमारा केदारनाथ जो है सेम लाइन एंड लेंथ में आता है। तो इस पर तो रिसर्च होना चाहिए कि अगर तो चंद्रवंशी या सूर्यवंशी रूट्स है मिडिल ईस्ट के, 12 ज्योतिर्लिंग अगर भारत में थे, तो क्या 12 ज्योतिर्लिंग आउटर भारत में भी थे क्या? तो मुझे लगता है कि जब सऊदी अरेबिया और बाकी का मिडिल ईस्ट अपने आप को डीकोलोनाइज करेगा विद द डी डॉलराइजेशन प्रोसेस, तो उसमें से बहुत कुछ निकल के बाहर आएगा। क्योंकि सन टेम्पल तो खाली भारत में नहीं, वर्ल्ड वाइड है सन टेम्पल। तो अगर आप इजिप्ट के रा गॉड की बात करें तो वो भी जो सूर्य वंदना की ही बात हो रही है वहां भी। तो बहुत क्लियर है कि पूरा ये जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस होगा, उसमें निकल के एंशिएंट भारतीय कनेक्टिविटी ही निकल के आनी है। तो ये जो पूरा ट्रेड रूट है जो G20 में डिक्लेयर हुआ, और उसके बाद MBS क्राउन प्रिंस जो है सऊदी अरेबिया के, जिनकी स्टेट विजिट थी भारत में G20 के तुरंत बाद, जब बाकी सारे लीडर्स चले गए, तो उसमें जितने भी MOU साइन हुए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट MOU या अग्रीमेंट ये था कि भारत और सऊदी अरेबिया के नेशनल आर्काइव्स का फुल एक्सचेंज और एक्सेस दिया जाएगा। जिसका मतलब होता है कि आपको कुछ ही सालों में, यू शुडंट बी सरप्राइज्ड कि जब ये डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, अगर भारतीय प्रधानमंत्री जो है सऊदी अरेबिया में प्राण प्रतिष्ठा करते हुए पाए जाएं, यू शुडंट बी सरप्राइज्ड बाय दैट। ठीक है, तो मुझे जो लगता है कि अगर ये प्रोजेक्ट और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो 400 साल का रिवर्सल है, अगर ये करना है और सक्सेस होना है, तो मिडिल ईस्ट का डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाहर जो नरेटिव चल रहा है कि प्रोजेक्ट को साबोटाज करने के लिए ये हमास वाला अटैक हुआ, उससे विपरीत मेरा आकलन है कि प्रोजेक्ट को स्पीड अप करने के लिए हुआ है। जो भी हुआ है उसका एटलीस्ट आउटकम तो यही आएगा कि प्रोजेक्ट स्पीड अप होगा, क्योंकि जितना डी रेडिकलाइजेशन और क्लीन अप होगा इजराइल के आसपास वाला एरिया, उतना बेटर रहेगा इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए 2 हॉटस्पॉट्स तो मिनिमम रिवर्स होने हैं।
एक जो है विच इज पीओके, और दूसरा जो है ईरान का डीन्यूक्लियराइजेशन का प्रोसेस। अब हमें ये समझना है कि भारत और ईरान का प्राचीन जो संबंध तो रहा ही है, कल्चरल टाइज सब जानते हैं। अगर जेबू काउज जो भारत के गिर में है और वही जेबू काउज ईरान में है, तो ऐसा तो नहीं है कि काउज को बॉर्डर समझ में आता है। ठीक, तो हमें ये भी समझना है कि नवरोज के जो दिन है वही बहुत सिमिलैरिटी नवरात्रि के साथ है। वही जो अग्नि की वर्शिप जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म में होती है, वही अग्नि यहाँ पे भी अग्नि को देव माना गया है। वैसे ही आप जानते हैं जैसे ज़ोरास्ट्रियनिज्म का ज़ेन अवेस्टा जो बुक है, जो गुजराती में छंद अवस्था माना जाता है। तो ये जो पूरी कनेक्टिविटी है वो तो बहुत क्लियर है कल्चरल टाइज की, ठीक है। और जो शाह ऑफ ईरान है, जिसका डेरिवेशन हम सब जानते हैं कि चंद्रगुप्त के समय से जो साहस अंक जिसको बोला जाता था, साहस अंक, उससे डिराइव हुआ है ये शाह सरनेम, ठीक है। तो हमें तो ये समझने वाली बात है कि जब ये डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस होगा तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी, जहाँ पे कनेक्टिविटीज आएगी। और मुझे लगता है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि रीजन में पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर, भारत जो है न्यूक्लियर पावर है, और इसके बावजूद कोई भी देश ऐसा नहीं है जो चाहेगा कि एक और न्यूक्लियर पावर ऐड हो जाए इसी रीजन में, क्योंकि दैट बिकम्स एक इम्बैलेंस सा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ईरान का जो डीन्यूक्लियराइजेशन का प्रोसेस है, उसके लिए जरूरी है कि कुछ एक्शन हो। तो जहां तक भारत का सवाल है, ऑफिशियली आई डोंट थिंक कि भारत का कोई रोल है इसमें, बट ओवरऑल कोई नहीं चाहेगा ये रीजन में कि एक और नया न्यूक्लियर पावर सेट हो इधर। तो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट के सक्सेस होने के लिए दो हॉटस्पॉट्स जो रिवर्स होने हैं, पीओके और ईरान का डी न्यूक्लियराइजेशन प्रोसेस। तो मुझे लगता है कि कुछ ही गैप के बाद ईरान के ऊपर कुछ एक्शन आ सकता है। जब ये इजराइल वाला ये हमास के साथ पूरा कॉन्फ्लिक्ट क्लोज हो जाता है, उसके बाद ये क्लोज हो जाता है, बट डू यू थिंक ये क्लोज होगा? बिकॉज जितने भी मैं आर्मी ऑफिसर से बात कर रही हूँ, उनका कहना ये है कि दे विल गो फॉर अनकन्वेंशनल वॉरफेयर नाउ। अगर ये यहाँ से, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है गाजा स्ट्रिप अब रहेगी ही नहीं। व्हाट इज योर से ऑन दैट? और दूसरा, ये अनकन्वेंशनल वॉरफेयर बहुत लंबा चलेगा। और तीसरा क्वेश्चन जो है, मैं एक साथ रख रही हूँ सो दैट यू कैन कंप्लीट, कि पीओजे के अपने आप से तो नहीं आएगा भारत में, ताइवान अपने आप से तो नहीं जाएगा चाइना में। जी। हम्म, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि अ, अभी नेतन्याहू गवर्नमेंट के पास वैलिड रीजन है जो भी उनको क्लीन अप करना है पूरा मेस, ठीक है। विश्व की कोई भी सत्ता नहीं है जो आज इजराइल को रोक पाएगी, क्योंकि डिफेंस का उनका हक बनता है। जिस प्रकार का टेररिज्म हुआ है, आपने देखा कि ग्लाइडर्स कैसे फ्लाई इन करके वेपनरी के साथ एक एक घर में घुसे हैं और इजरायलिस को मारा है, कितनों को पकड़ के लेके गए हैं, और जिस प्रकार की बर्बरता हुई है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश इजराइल को रोक पाने की कोई स्थिति में है, और जस्टिफाइड भी है उनका एक्शन। और आपने देखा कि पूरा वेस्टर्न कलेक्टिव इकोनॉमिक सैंक्शंस लेके आ गया पैलेस्टाइन के ऊपर, ठीक। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो यूएई है, उनका तो बहुत क्लियर स्टेटमेंट है, उन्होंने कंसर्न्स बता दिया और कंडेम किया है जो जिस प्रकार की बर्बरता हुई है वहां पे। तो मुझे लगता है कि ये नेतन्याहू के और इजराइल गवर्नमेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि जितना वो डी रेडिकलाइजेशन करना चाहे और पीस ला पाए उस रीजन में, दिस इज द अपॉर्चुन मोमेंट। और मुझे लगता है वो बिल्कुल करेंगे, पूरा गाजा वेस्ट बैंक पूरा क्लीन अप करेंगे वो, और कोई नहीं रोक सकता। और जहां तक सवाल इस बात का है कि बाकी के जो आपने हॉटस्पॉट्स बताए, पीओके और ताइवान, देखिए आजकल के वॉर में गायत्री जी, और फिर एंशिएंट भारत में भी जो बात बात बताई गई है कि प्रकाश युद्ध जो है, अ, वो एंड आउटकम होता है
जब आपने तुशनिम युद्ध और कुट युद्ध कंप्लीट कर लिया हो, तो जो नॉन काइनेटिक एक्शंस जितनी भी लेनी होंगी विद इन पाकिस्तान, जब वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको प्रकाश युद्ध यानी काइनेटिक एक्शन देखने को मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का इंटरनल रिस्पॉन्स फिक्स हो जाएगा। बिकॉज देखिए, एक ऑब्जेक्टिव हमें समझना है कि हम ये यूक्रेन वाले कॉन्फ्लिक्ट की तरह लंबा खींचने वाला वॉर काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मुझे नहीं लगता पीओके और ताइवान के लिए होगा। ठीक, तो जितना भी होना है बहुत शॉर्ट टाइम में कंप्लीट होना है। और इसमें बहुत बड़ा रोल मैं मानता हूं सऊदी अरेबिया और यूएई का भी रहेगा, डिप्लोमेटिकली, जियोपॉलिटिकली। क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के क्लेरिक से लेके पॉलिटिकल वर्ग में और इवन इन पाकिस्तान आर्मी सऊदी अरेबिया और यूएई का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस चलता है, ये तो हर कोई मानता है। ठीक, और उसके अलावा जो इकोनॉमिक हेजीमोनी भी है गल्फ और अमेरिका की इन पाकिस्तान इकोनॉमी, आप जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे फैक्टर्स को मिलाते हुए और भारत की गवर्नमेंट भी मतलब आप जो स्टेटमेंट्स आप सुन रहे हैं कि वीके सिंह जी के यूनियन मिनिस्टर जो है उनके आते हैं स्टेटमेंट, कभी जितेंद्र सिंह जी के भी आते हैं जो पीएमओ में स्पोक्स इज स्पीकिंग फ्रॉम दैट ऑफिस। तो मुझे लगता है कि बहुत क्लियर है कि मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ के साथ गोल है इसको वापस भारत में जोड़ने का। और जितने भी व्यूवर्स हैं, इनफैक्ट अगर पाकिस्तानी भी कोई व्यूवर है तो उन्हें भी समझना जरूरी है कि हार्डली वो लोग अपनी इकोनॉमी हैंडल कर पा रहे हैं। तो विजडम इसी में है कि बिना फुल स्केल कॉन्फ्रंटेशन के भारत को वापस कर दिया जाए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर खाली कर दिया जाए, इसी में सबकी भलाई है और यही विजडम है। वरना तो इकोनॉमिकली आप जानते ही हैं कि उनकी क्या दशा हो रखी है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि वो फुल स्केल वॉर अफोर्ड भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप 6-8 महीने फोर्सेस भी अगर आप बॉर्डर पे रख दो तो वो ऐसे ही ड्रेन हो जाएंगे। ठीक, तो मुझे लगता है कि एक इंटरनल कंसेंसस पाकिस्तान के जो बुद्धिजीवी है, जो थोड़े बहुत होंगे, आई एम नॉट वेरी होपफुल, बट जो थोड़े बहुत बुद्धिजीवी जो होंगे उन्हें मिलके एक कंसेंसस बनाना चाहिए कि भारत के सिवाय उनके अम्मी अब्बू और कहीं बाहर नहीं है, टर्की में भी नहीं है, ईरान में भी नहीं है, सऊदी में भी नहीं है, मंगोलिया में भी नहीं है, उनके अम्मी अब्बू यहाँ बाजू में ही है। और मुझे लगता है कि अगर प्रोग्रेस होना है तो अपने कल्चरल रूट्स को नहीं डिनाई किया जा सकता और उन्हें आइडेंटिटी क्राइसिस में से बाहर आ जाना चाहिए। और उसका एक ही तरीका है कि भारत को वो शरणागति ले ले, क्योंकि ट्रेड भी अगर कुछ करना है तो यहीं से हो पाएगा, राइट। तो ज्योग्राफी भी जुड़ी हुई है, कल्चरल टाइज भी वही है, तो घर वापसी करने में कोई उसका कोई टाइम नहीं होता, जितना जल्दी आपको समझ में आए उतना बेटर। तो दैट इज व्हाट इज अबाउट पीओके। जब एक इंटरनल कंसेंसस हो जाएगा कि पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होना है, तो मिनिमम एक्शन में ये कंक्लूड हो जाना चाहिए, मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ। जी। वैसे मुझे ऐसा लगता नहीं है अंकित कि इतनी ये लोग हाथ खड़े करेंगे या फिर ये अपने आप आ जाएँगे। इतनी सद्बुद्धि होती तो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। नहीं, जब ये जब स्टार्ट होता है, जब स्टार्ट होता है तो तब तो डिसीजन मेकिंग आएगा कि फुल स्केल करना है या शरणागति लेनी है। ठीक है, वरना तो उनके कितने टुकड़े होने हैं, वो मतलब कमर चीमा की कमर टूट जानी है अगर गलत डिसीजन लिया तो। अंकित ये अभी ये जो वायलेंस चल रहा है वर्ल्ड में, इसको कैसे कूल डाउन किया जा सकता है? लाइक व्हाट इज़ अ वे आउट? और इसमें इंडिया का क्या रोल होगा? जी। तो गायत्री जी, इसमें बहुत सारे मुझे ट्वीट्स भी आते हैं जो क्वेश्चंस पूछ, कॉमन क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो रही है क्या? और आप तो जानते ही हैं कि कुछ हमारे टीवी के चैनल्स जो है उसमें सालों से वर्ल्ड वॉर चल रहे हैं, न्यूज चैनल्स पे कुछ टीवी प्रोग्राम्स में।
तो ये बहुत लाजमी सा क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं कि अब ये यूक्रेन वाला तो चल ही रहा है, अब ये शुरू हो चुका है और इसमें अमेरिका जिस तरह से आर्म सप्लाई करेगा तो बहुत जल्द पॉसिबल है कि फिर वर्ल्ड वॉर होगा क्या, ये क्वेश्चन आता है। तो मुझे लगता है कि जो 4 जो हॉटस्पॉट्स मैंने बताए वो रिवर्स होने हैं, वर्ल्ड वॉर का पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रहा। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली स्पीकिंग अगर आप उस पर बात करें तो मुझे लगता है कि अगर सनातन विजडम पूरे वर्ल्ड में आ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारत का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्ल्ड को गाइड करें। और उसी में हमारे प्रधानमंत्री जी जो ये कॉन्सेप्ट लेके आए विश्व मित्र वाला, विश्व गुरु नहीं विश्व मित्र वाला, मतलब भारत आप लोगों के लिए क्या कर सकता है। जैसे हमने कोविड में देखा कि भारत ने मना कर दिया कि हम डेड बॉडीज पे प्रॉफिट का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, तो 100 से ज्यादा देशों का जीवन हमने बचाया है हमारे पॉकेट में से, राइट, डिस्पाइट बीइंग सच अ लो पर कैपिटा इनकम कंट्री, राइट। तो मुझे लगता है कि सनातन वाला जो विजडम है इसकी पूरे विश्व को बहुत जरूरत है और उसमें भारत का एक स्पिरिचुअल पाथ तो है ही, आप जानते हैं, जो पूरे वर्ल्ड को गाइड कर सकता है। क्योंकि ये जिस प्रकार की अमानवीय और पाशवी वायलेंस वाली शैली हो चुकी है जिस पर अब्राहमिक रिलीजियस जो उनका मॉब ऑब्जेक्टिव रहता है, टेक ओवर का बोलो या कन्वर्जन का, फोर्सफुल कन्वर्जन का, जमीन हथियार लेने का, इस सब का मुझे लगता है कि एक ही सॉल्यूशन है कि सनातन विजडम वाली स्पिरिचुअलिटी, जिसमें हम जो बोलते हैं, अगर आप वो स्लाइड चला दें, तो सनातन में जो हम बोलते हैं कि यू आर द सोल एंड बॉडी इज जस्ट अ व्हीकल, जबकि अब्राहमिक रिलीजन्स बोलते हैं यू आर द बॉडी, सोल इज जस्ट अ व्हीकल। तो अगर हम अब्राहमिक रिलीजियंस का थॉट प्रोसेस लेके चले कि यू आर द बॉडी, तो फिर तो पूरे वर्ल्ड में क्लैश होना है, क्योंकि आपकी फिर ये एक ही लाइफ है। अगर आप बॉडी हो तो यू हैव ओनली वन लाइफ, राइट। तो ये उसी फंडामेंटल क्लैश ही ईस्ट और वेस्ट के बीच ये है कि भारत ये बोल रहा है कि यू आर द सोल, मतलब आपकी लाइफ साइकिल्स हैं, आप वापस इसी प्लेनेट पे आने वाले हो, जबकि बाकी पूरा वर्ल्ड जो है, जो अब्राहमिक थॉट प्रोसेस फॉलो करता है वन लाइफ वाला, वो बोल रहा है यू आर द बॉडी। अब आप ये देखें कि ये एक जो स्लाइड है जिसमें जीवन विद्या करके ए नागराज जी जो हैं, जो समाधि में गए थे और समाधि से वापस आने के बाद एक पूरा उन्होंने जीवन विद्या करके एक पूरा कॉन्सेप्ट रेडी किया है बेस्ड ऑन सनातन धर्म। तो इसमें अगर आप माइन्यूट डिटेल्स कुछ पाएंगे, मतलब मैंने तो अभी सिर्फ स्टार्ट ही किया है थोड़ा रीड करना, तो मैं ये एक स्लाइड बता रहा हूं आपको कि बॉडी और सोल का जो डिफरेंस है उसके अंदर 5 पार्ट्स बताए गए हैं, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। ठीक है, इन सबको डाइसेक्ट किया गया है। तो आपका जो शरीर है विच इज बॉडी, उसको सुविधाएं चाहिए, जो मटेरियल चीजें चाहिए होती है, जिसी के चलते ये पूरा क्लैश जो वर्ल्ड वाइड हम देखते हैं, चाहे वायलेंस बोलो या जो भी बोलो, बेसिकली रिसोर्सेस के लूटने के लिए ये पूरा मॉब ऑब्जेक्टिव कंजम्पशन वाली जो वन लाइफ वाली मॉडल है कि पूरी पृथ्वी मेरे कंजम्पशन के लिए बनी हुई है, तो मैं टेक ओवर करूंगा, सारे रिसोर्सेज मेरे। ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये तब आता है जब बॉडी आपके ऊपर हावी हो जाती है और आप मानने लगते हो कि आप बॉडी हो और जीवन नहीं हो, राइट। जब जीवन आपके ऊपर हावी हो जाएगा तो आप सुख का ऑब्जेक्टिव आपका होगा, सुविधा का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड के बीच का डिफरेंस हमें समझने की जरूरत है कि सुख क्या है और सुविधा अलग चीज है, सुविधा ही सुख नहीं है, राइट। तो जब भी कोई किसी भी ह्यूमन इन्फेंट का बर्थ होता है तो बर्थ से तो कोई झूठ बोलना सीख नहीं लेता, राइट। उसको वो तो न्यायप्रिय होता है, सुख बोलने वाला जीवन होता है। और
उसको जो आजू बाजू का जो नर्चरिंग है उसके बाद वो झूठ बोलना सीखता है या जो भी है, ठीक। तो जब तक ह्यूमन बींग्स के ऊपर वर्क नहीं होगा तब तक वर्ल्ड में वायलेंस कम नहीं हो सकता, ठीक। तो आप कुछ भी शॉर्ट टर्म लॉ एनफोर्समेंट बना लो, सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर बना लो, जब तक धर्म का वो विजडम नहीं आएगा तब तक वायलेंस जाने नहीं वाला दुनिया से, ठीक। तो यहाँ पे दो दो सेक्शन है, और जो बॉडी और सोल के बीच का डायसेक्शन दिया है कि आत्मा, बुद्धि और चित्त, ठीक है। तो ये जो येलो में मैंने मार्क किए हैं, जिसमें चित्त के अंदर चित्रण, चित्रण यानी जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन, जो जिस फोटो बोलो या इमेजिनेटिव वाला बोलो, चित्रण, राइट। तो चित्रण, विश्लेषण, तुलन, आस्वादन और चयन, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, जब तक ये आपके ऊपर हावी है तब तक आपको वो सारे आपके सारे जो डिसीजन मेकिंग होते हैं उस पर आपको सुख कैसे मिल पाएगा, मतलब आपके जो सिक्स सेंसेस है, सेंसेस को कैसे प्लेजर मिलेगा, वो आपका फोकस हो जाता है। तो आपका पूरा लाइफ उस डायरेक्शन में जाता है कि मुझे कैसे प्लेजर मिलेगा, राइट। तो उसका फोकस सुविधा वाला हो जाता है, जहां पे आप वायलेंस करके भी आपको रिसोर्सेस चाहिए तो चाहिए, राइट। जब आपका सनातन धर्म या वो विजडम जब आपको आ जाती है, तब आपका जो डिसीजन मेकिंग जो है वो चित्त, बुद्धि और आत्मा लेने लगती है, ठीक है। तो वहां पे ये सब वायलेंस का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। तो आत्मा जो है वो अनुमान लगाती है कि क्या सही है क्या गलत है। बुद्धि जो है उसमें भी एक बोध होता है, जब आप कोई रॉन्ग एक्टिविटी कर रहे होते हो, सपोज खाली आपको मैं सिंपल एग्जांपल दे दूं, यू एज अ मदर, अगर आपने अपने बच्चों को डांट दिया है जोर से या कुछ मार दिया है गुस्से में आके, तो आपको बोध तो है कि आपने गलत किया, राइट। तो ये जो बोध आता है वो जीवन को आता है, वो फिजिकल बॉडी को नहीं आता है। जैसे अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपको जो दर्द होगा वो फिजिकल बॉडी में होगा, वो जीवन को कोई दर्द नहीं होता, ठीक। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो जब जब आपका डिसीजन मेकिंग जो है या लाइफ का पाथ जो है वो चित्त, बुद्धि और आत्मा सिलेक्ट करेगी या वो हावी हो जाएगी, तब तक वर्ल्ड में पीस मेंटेन हो सकता है। जब जब आपके डिसीजन मेकिंग और लाइफ का पाथ वृत्ति और मन लेना शुरू कर देगा, जहां पे वो इंद्रियों के प्लेजर पर ज्यादा फोकस कर रहा है, तो उस वाली लाइफ में ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, वायलेंस आता है और ये सब आता है। तो आदरणीय ए नागराज जी जो हैं, जो समाधि में गए थे, समाधि से वापस आए थे, वो पूरा ये जीवन विद्या वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने, उनकी काफी सारी पुस्तकें भी हैं और उनका पोर्टल भी है, तो व्यूअर्स जाके वो भी चेक कर सकते हैं। बट दिस इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ थिंकिंग बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। तो जितना जितना हमारी जो पॉपुलेशन है वो ये सनातन विजडम को अपना पाएंगे कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल, तो फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है वर्ल्ड में, राइट। तो पोल्यूशन भी नहीं करोगे आप, सब कुछ प्रिजर्व करते हुए चलोगे, राइट। आप जितने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं वो कम से कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करोगे, राइट। क्योंकि आपको सुख उस प्रकार से मिलेगा, आपको सुविधा में सुख नहीं मिलेगा। आप वहां नहीं ढूंढोगे कि मैंने एक और प्रोडक्ट परचेस कर लिया तो मैं खुश हो गया। अब वो क्षणिक सुख है, 5, 10, 15 मिनट का सुख है, राइट, क्षणिक हो चुका है। सो जब तक आप उस इंद्रिय वाले प्लेजर में पड़े रहोगे तब तक आपको ऐसी दुनिया पाओगे जहां पे इतना सारा वायलेंस है, इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सनातन विजडम एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंटरेस्टिंग है। बट आई थिंक द वर्ल्ड इज रनिंग आफ्टर मोर ऑफ मटेरियल कंज्यूमरिज्म, ये सब चीजें, इसीलिए शायद इतनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं। अच्छा, ये चारों कॉन्फ्लिक्ट्स की लोकेशंस के बारे में आपके पास कुछ एक यूनिक पॉइंट्स हैं? अगर आप यूक्रेन देखो, ताइवान देखो, उधर पीओके देखो, देन इधर आप इसराइल वाला, इसराइल से वैसे भी दो रिलीजन निकले हैं उसी सेम एरिया के आसपास से, जी कि कुछ अलग सा नहीं है इनकी जोग्राफिकल लोकेशंस? जी। देखो, वर्ल्ड में गायत्री जी, देर आर ओनली टू थिंग्स, इंडिया एंड इजराइल,
और कुछ है ही नहीं, क्योंकि जम्मू के बेल्ट में आपको 2 धर्म मिले इंडस पे और 2 धर्म आपको मिले गंगा पे, और जेरूसलम वाले बेल्ट पे आपको 2 रिलीजियन मिले, विच इज जूइश एंड क्रिश्चियनिटी, ठीक है, जुडाइज्म। तो ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो होता है, वहां से 2 मिनिमम निकलने चाहिए फॉर सर्वाइवल पर्पस। इट इज माय बायोलॉजिकल लॉजिक। अगर आपको थोड़ा डाइल्यूट करके मैं समझाऊं कि अगर 2 सिबलिंग्स है तो दोनों का इम्यूनिटी पावर अच्छा रहता है। अगर सिंगल चाइल्ड है तो वो वर्ल्ड को उतना एडजस्ट नहीं कर पाता, उसका सर्वाइवल का क्वेश्चन हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है उसकी, क्योंकि उसको अडेप्ट नहीं कर पाता है वर्ल्ड को। जैसे अगर मैं एग्जांपल दे दूं, चाइनीज लिबरेशन आर्मी के बारे में हम सब बोलते हैं कि ये जो सिंगल चाइल्ड है वो कोई काम के नहीं है, बिकॉज वो साइकोलॉजिकली फिजिकली नॉट फिट फॉर द आर्मी जॉब। तो बिल्कुल वैसा ही अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बता रहा हूं कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से मिनिमम 2 निकलने चाहिए फॉर दैट थियोलॉजी टू सर्वाइव। तो सऊदी अरेबिया में जो हमने देखा वो अब्राहमिक कॉन्सेप्ट्स में डेजर्ट प्रैक्टिसेस मिक्स की गई। सपोज मैं आपको एग्जांपल दे दूं, तो वहां पे पानी नहीं था डेजर्ट में, और आई थिंक मुझे लगता है कि उनकी गलती भी इसमें किसी की गलती नहीं है, बिकॉज जो हमारा प्लैनेट है वो ऐसे टिल्ट हुआ पड़ा है, ठीक है, टिल्ट होके रोटेट कर रहा है। तो जहां पे सूर्य की किरण डायरेक्ट पड़ती है उस पैचेस में डेजर्ट रीजन बन जाता है, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया का जो डेजर्ट रीजन था, क्योंकि वहां प्लांट्स नहीं है, वाटर नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो वहां जो भी ट्राइब्स ये जो थी उन्होंने जो भी डेजर्ट प्रैक्टिसेस बनाई, जैसे वो वाइट क्लोथ जो लंबा पहनते हैं अरब्स, तो वो डेजर्ट विंड्स को झेलने के लिए और हार्श सन को झेलने के लिए, ठीक है। फिर उन्होंने ये जो पूरा उनका, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है, तो वहां ट्रांजिट में से जो भी गुजरता है, जिसको कारवां शब्द बोलते हैं, वहां से जो भी कारवां गुजरता है गुड्स, मतलब भारतीय सब कॉन्टिनेंट से यूरोप या मिडिल ईस्ट करके ही सरवाइव करना है, अटैक करके। तो जितना बड़ा मॉब होगा उतना ज्यादा वो लूट पाएंगे। उसी में से ये जिजिया टैक्स या प्रोटेक्शन मनी वाला कॉन्सेप्ट बना, क्योंकि खुद तो पानी नहीं है, डेजर्ट रीजन है, तो क्या प्रोड्यूस करोगे, ठीक। तो डेजर्ट प्रैक्टिसेस की वजह से उनको बड़ा मॉब बनाना है। अब बड़ा मॉब बनाना है, डेजर्ट में कोई अपनी डॉटर तो देगा नहीं जहां इतनी हार्डशिप है, तो उन्होंने अपनी सिस्टर्स के साथ शादी करना शुरू कर दिया। इसी में से ये पॉलीगैमी और बड़ा मॉब बनाने वाला डेजर्ट का रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब क्योंकि आप लड़ने जा रहे हो मॉब बना के, तो सादा सी बात है कि आपकी जो वुमेन है उनके ऊपर भी अटैक होगा। तो उन्होंने ब्लैक बुर्का उनको पहना दिया कि गर्मी में बाहर ही ना निकले, क्योंकि आप जानते हैं ब्लैक कलर अट्रैक्ट्स हीट, ठीक है। तो ये सब सऊदी अरेबिया के डेजर्ट की जो प्रैक्टिसेस थी उसको अनफॉर्चुनेटली कोडिफाई कर दिया गया एज अ डॉक्ट्रिन। तो मैं नहीं मानता कि इसमें किसी की गलती है, बट ये हुआ है, दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। क्योंकि अब वाटर नहीं था तो प्लांट्स नहीं थे, तो फिर उनको एनिमल्स ही खाना था, राइट। एक ही प्लेट में खाना था, एज आई सेड कि वाटर नहीं है तो कम से कम वेसल का इस्तेमाल करना था, तो सब एक ही प्लेट में खा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत हार्श सन है डेजर्ट का, इसीलिए जब रात को मूनलाइट होती है तो वो कूल शेड लगता है उनको, वहीं से मून वर्शिपिंग का प्रैक्टिस। और वैसे भी क्योंकि चंद्रवंशी यहीं से निकल के गए थे, इसीलिए कुछ मिडल ईस्ट के फ्लैग्स पे मून भी आप देख पाते हैं। तो ये सब बेसिकली डेजर्ट प्रैक्टिसेस को मिक्स कर दिया गया विथ अब्राहमिक, जो जेरूसलम बेल्ट से इन्फ्लुएंस हुआ, और उसी में से कोडिफाई करके एक रिलीजियस डॉक्ट्रिन बना। इसमें इनकी गलती नहीं है, बिकॉज वो एज आई सेड के प्लैनेट ही ऐसे टिल्ट हुआ है, तो जहां डायरेक्ट सनरेज आता है वहां पे डेजर्ट होगा, ठीक है। तो वो क्लोथिंग भी ऐसा है जो सैंडस्टॉर्म को झेल पाए, राइट। फिर दाढ़ी लंबी उगाना, क्योंकि
जो स्वॉर्ड्स का अटैक होगा उससे अपना गला बचाना है तो लंबी दाढ़ी का जो रिक्वायरमेंट है। तो ये बेसिकली डेजर्ट प्रैक्टिसेस, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, बट गलती से वो अनफॉर्चुनेटली कोडिफाई हो गया कि अब ये मैंडेटरी है। ठीक है। बट कुछ चीजें नोटिस की है, क्योंकि मैं पिछले अपने कई शोज में ये बोलती रही हूँ, उनका सब कुछ उल्टा है। एज इफ हिंदुइज्म से ही कोई एक ब्रांच निकल कर, या इनफैक्ट मैं पहले भी अपने कई शोज में बोल चुकी हूँ, ऐसा लगता है हिंदुइज्म में ही कोई राजा था या कोई राक्षस था या कोई था जिसको यहाँ से भगा दिया गया था, मे बी ड्यू टू रीजंस ऑफ ग्रीड और पीडोफिलिया वट एवर, एंड देन ही वेंट एंड ही एस्टैब्लिश अनदर रिलीजन एज अ रिवेंज। क्योंकि इट कैन नॉट बी समथिंग कोइंसिडेंस दैट एवरीथिंग इज ऑपोजिट। हम सूरज की पूजा करते हैं, वो चांद की पूजा करते हैं। हम सीधा लिखते हैं, वो उल्टा लिखते हैं। हम रोटी सीधे तवे पे, मैं ये कई बार बोल चुका आई नो, बट डजंट इट लुक लाइक दैट देयर हैज बीन समथिंग बिहाइंड इट? दे कैन नॉट बी सो। हमारा क्रिश्चियनिटी के साथ नहीं है इतनी सिमिलैरिटीज, व्हाई विद इस्लाम देन? तो इसका बिल्कुल मतलब है कि कुछ कनेक्ट था। जी जी, बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ कि चंद्रवंशी रूट्स, जब डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस होगा तो चंद्रवंशी रूट्स निकलना है वहां से। ठीक है, क्योंकि यहीं से भारत से गए होंगे, निकाल दिए गए या वट एवर द प्रोसेस बी, नोबडी नोज के तब क्या हुआ होगा, बट यहीं से गए हैं, वो तो बहुत क्लियर है। डीकोलोनाइजेशन का जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो उन्हें पता लग जाएगा कि एंशियंट भारत से कनेक्टिविटी है। तो ना सिर्फ ये, इनफैक्ट इवन जो टर्मिनोलॉजी या कुछ सरनेम्स हैं उसका डेरिवेशन भी आप बता सकते हो। जैसे वन ऑफ द लॉजिक दैट आई हैव फाउंड आउट इज कि क्योंकि चंद्र जो है उसको सोमा बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये जो हमारा श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु, मुझे लगता है कि या का जो वहां पे प्रोनाउंसिएशन में हा हो गया, और जो देवी था, देवी वर्ड है, उसका उन्होंने सोमा के साथ कनेक्ट करके हाशेमी सरनेम, हाशेमाइट जिसको बोलते हैं। बहुत सारी सरनेम्स का अगर आप डीप डिगिंग करोगे तो बहुत कुछ कॉमन निकल के आएगा, राइट। इवन जेरूसलम का बताया जाता है कि समथिंग लाइक ईश्वर आलयम, उसी का डेरिवेशन है जेरूसलम, ईश्वर आलयम, राइट। तो ईश्वर से ईसु, फिर जीसस, और उसी हिसाब से वर्डिंग्स का डेरिवेशन। तो जितना आप डीकोलोनाइज करोगे उतना निकल के आएगा, एंड उसका फिर ऑब्वियसली लास्ट 400 इयर्स का जो हिस्ट्री का इम्पोजिशन हुआ है उसमें अब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लग गए हैं। और मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया और यूएई बहुत क्लियर, उन्हें समझ में आता है कि ये डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस में भारत के साथ एंशियंट लिंक्स रिवाइव होने वाले हैं। तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि जब इंडियन रेलवेज के प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया में स्टार्ट होंगे ये कॉरिडोर में, उसी के साथ हमारे कुछ पुराने मंदिर, प्राचीन मंदिर जो अब डेसिक्रेट हो चुके होंगे या रूइंस होंगे, उनको वापस रिवाइव करना ये लोग शुरू करेंगे। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ऐसा होता है। बट जहां तक सवाल ये है कि सऊदी अरेबिया का फ्यूचर क्या हम देखते हैं, मुझे लगता है कि जम्मू विल मीट जेरूसलम इन सऊदी अरेबिया, so India and Israel will meet in Saudi Arabia. This is what I look it at. तो उसी वजह से मैंने वो प्रेडिक्शन भी दिया है कि सऊदी अरेबिया विल बी अ Jewish majority, Iran will be a Christian majority, and UAE will be the first Hindu country. मुझे लगता है कि by 2040 this is what we will be able to see. interesting. Thank you so much, Ankit, for joining. Would you like to add anything on the concluding note? वेल मुझे लगता है कि जिस प्रकार से डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, उस हिसाब से सारी कंट्रीज अपने अपने तौर से डीकोलोनाइज करेगी। और जब सऊदी अरेबिया और यूएई का एक पूरा टर्न आएगा उस प्रकार के, क्योंकि एमबीएस को विद इन सऊदी अरेबिया भी डी रेडिकलाइजेशन करना है अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना है। तो ना सिर्फ अभी हम जो देख रहे हैं, इजराइल क्लीन अप कर रहा है मेस विद इन इजराइल, तो वो जो हाइफा पोर्ट की कनेक्टिविटी है इस प्रोजेक्ट में, उसको सराउंडिंग रीजन इजराइल का मैसअप क्लीन हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट विद इन सऊदी अरेबिया?
तो मुझे लगता है कि एमबीएस विल हैव टू शो सम स्पीड, जितना जल्दी वो डीरेडिकलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दे। वैसे ही जो यूएई ने जैसे सिलेक्ट किया योग, आयुर्वेद और मंदिर, और वो तो बहुत ही स्पीड में है, बिल्कुल वैसे उसको रेप्लिकेट करते हुए एमबीएस को भी उन्होंने भी योग का शुरू तो कर ही दिया है, और महाभारत और रामायण को लिया है अपने कोर्सेस में, एजुकेशन सेक्टर में। तो एमबीएस भी फुल स्पीड से इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच अंकित फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल नीट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद।